एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड है जो अंतिम भाग है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में सभी लोगों का स्वागत, वेलकम फरहान। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये होता क्या है पहले तो यही जान लें। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है बेसिकली कार्बन के द्वारा जो OH ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप एक साथ मिलकर बनते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन का होना अनिवार्य है, मिनरल नहीं है, कार्बनिक है, इसलिए ऑर्गेनिक एसिड्स के विषय में बात हो रही है। और आइए इसमें हम लोग कहाँ कहाँ से बात करेंगे, क्या क्या जो डिस्कशन पॉइंट्स होंगे उस डिस्कशन पॉइंट्स में कौन कौन से लेके हम लोग लेके आएंगे। तो ये देखिए डिस्कशन पॉइंट में है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्ल का होगा। दूसरा होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक एवं देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण पढ़ना है। तो आइए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, कितनी विधियों से बन सकता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, बस एक रिवीजन वाला ये चैप्टर है। अब जितनी सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी समझिए एल्डिहाइड और कीटोन के बाद सब एक तरह से रिवीजन हिस्सा है आपका, और रिवीजन हिस्से में ही हमको काम करना है। ये देखिए कहाँ से यह रिवीजन के हिस्से में ले आना है। देखिए प्राथमिक अल्कोहल एवं एल्डिहाइड से, प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड मतलब ROH और RCHO से कैसे हम बनाएं। यहाँ कलर कॉम्बिनेशन ले लिया जाए थोड़ा सा, ये देख लीजिए। डन, इसको तो रेड करो। यहाँ पर भी कोई कलर ले लिया जाए एक, चलिए। तो RCHO यहाँ लिख दें और RCH ROH अल्कोहल का है, ये हो गया। R एल्किल ग्रुप है और RCHO, इन दोनों से कैसे बनाएंगे इसको, ये हिस्सा है यहाँ हम लोगों को देखना है। प्राथमिक अल्कोहल सामान्य ऑक्सीकारकों, जो भी ऑक्सीकारक, अब तो ऑक्सीकारक के विषय में आप लोगों की जानकारी हो ही गई, कहीं भूल जाता है तो फिर ECS याद कर लीजिए। और उस ECS में जो नीचे वाले हैं वो ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। कुछ भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब डाल करके आप निकाल यहाँ पर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ऑन पेपर, ऑन प्रैक्टिकल हो न हो, लेकिन ऑन पेपर तो हो ही जाएगा। और इसमें से देखिए जो हमारे लिए यूजफुल है एवरीवेयर, एवरग्रीन, वो है KMnO4। KMnO4 एक ऐसा सर्वहारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो तीनों माध्यम में काम करता, यानी अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में। और कैसे पता करें कि ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नहीं, तो उसमें सेंट्रल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लो। वो सबसे आसान तरीका है कि क्या होना चाहिए। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +7 है, अब इससे ऊपर नहीं जा सकता, इसका +6 है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये भी +6 है, अब इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब इनको घटना ही है, मतलब इनका अपचयन होना ही है। जब अपचयन होगा तो काम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का करेंगे। ये तीनों माध्यम को देखिए यहाँ पर, तीनों माध्यम में क्या, ये उदासीन में भी है, अम्लीय माध्यम में है, क्षारीय माध्यम में।
अम्लीय माध्यम में थोड़ी सी एक्टिविटीज की बहुत तेज हो जाती है, 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी एसआरपी इसकी बढ़ जाती है एसिडिक मीडियम में। कम, सबसे कम किसमें? क्षारीय माध्यम में एसआरपी सबसे कम है, अमानक अपचयन विभव उसके बाद उदासीन माध्यम में है। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट। अम्लीय माध्यम मीन्स जब भी आप उपयोग करिएगा तो H2SO4 का उपयोग करें। यहाँ पर H2SO4 का यहाँ पर उपयोग करिए अम्लीय माध्यम में, क्योंकि HCl डाल देंगे तो KCl और क्लोरीन गैस बना देगा, और क्लोरीन खुद ही ऑक्सीकारक है, दूसरे को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, रोक नहीं पाएंगे। इसलिए ये जब भी उपयोग करें तो H2SO4 अम्लीय माध्यम के लिए उपयोग करिए, वो ज्यादा सेफ है। H2SO4 में ही होना चाहिए अम्लीय माध्यम। यहाँ पर भी अगर अम्लीय माध्यम की बात कर रहे हैं तो H2 होगा सभी अम्लीय माध्यम में, लेकिन जो उसमें साइड प्रोडक्ट बनाएगा वो आपके लिए डेंजरियस हो जाएगा। और देखिए इसमें से भी इनको अगर हम ले लें तो दैट इज आल्सो इन एसिडिक मीडियम में H2SO4 है, यह इसमें आप उपयोग करेंगे। के द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल दे देते हैं, बना देते हैं। अब इसमें से क्या है, यही CHOH जो ये ग्रुप है CH2OH, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। KMnO4 क्यों लाएंगे? पहले ऑक्सीडेशन होगा तो सोडियम एसीटेट बनेगा, और सोडियम एसीटेट को फिर एसिटिक एसिड से में कन्वर्ट करने के लिए ये दूसरी यानी जो हाइड्रोनियम है या हाइड्रोलिसिस कह लीजिए, जल के माध्यम में कन्वर्ट करके ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल बन गया, दिस इज द इथेनॉल। यहाँ से अगर बात करते हैं हम तो ये आपका इथेनॉल, बहुत सबसे छोटा अगर पूछेगा कन्वर्जन तो यही है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड है, ये बन गया। और इतना आप लोग रिएक्शन इस पे पढ़ लिए हैं कि ये अब आएगा ही नहीं, यह हाई स्कूल स्टैंडर्ड का हो गया। क्रोमिक ऑक्साइड जिसे जोन्स अभिकर्मक भी कहते हैं, देखिए 1 2 3 प्रोपेनॉल है, और इस प्रोपेनॉल से हम प्रोपेनोइक अम्ल बना दे रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग के द्वारा। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, सब इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कमाल है, बस समझे रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा उपयोग किया है, वही है ये। इसमें सारा CH2OH ग्रुप ही ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है। एक ही ऑक्सीजन है इसमें CH2OH में, देखिए तो एक ही ऑक्सीजन है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ऑक्सीजन जुट गया, और देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन निकला और 1 ऑक्सीजन जुटा। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो ऑक्सीजन के साथ 1 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए जब भी 1 ऑक्सीजन जुटेगा तो 2 हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा, मतलब 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन निकालने के लिए आधा मॉलिक्यूल हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। मृदु ऑक्सीकारकों के द्वारा एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। मृदु जो सॉफ्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक हिस्से में अल्कोहल से फिर होगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन जाएगा। प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लास्टली इसमें कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O में, जब वो अंत में चला जाएगा, अपने अंत को प्राप्त करेगा। अल्किल बेंजीन से, एल्किल बेंजीन ये आपके लिए थोड़ा सा
एक कॉम्पिटिटिव वाला पोर्शन है। अल्किल बेंजीन्स मीन्स बेंजीन के ऊपर जो है अल्काइल ग्रुप लगा दिया गया। हम ऐसे यही बना दें तो ज्यादा सही है। देखिए कैसे है, थोड़ा अलग कलर्स का उपयोग कर लिया जाए। ये हमारे पास है ऐसे, और जो यहाँ हम आर डालेंगे ये अल्किल ग्रुप वाला है, और ये बेंजीन का पेट खाली नहीं होना चाहिए जब भी आप बनाइए। अल्किल ग्रुप जब भी होगा देन ये पहले से आप जान रहे हैं, अल्किल R इज इक्वल टू CnH2n+1 होता है, और n का मान पॉजिटिव इंटीजर है। ये आप समझे रखेंगे। कहीं पर इसकी वैल्यू भी निकालने को आए तो आप फट से निकाल भी सकते हैं कि क्या होना चाहिए। प्रबल ऑक्सीकारकों के प्रयोग से, ऐसा प्रबल क्यों उपयोग कर रहा है? क्योंकि बेंजीन जो है बहुत अस्थायी कंपाउंड है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको स्टेबल को अनस्टेबल में लाने के लिए तो बहुत ज्यादा आपको प्रबल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। अल्किल बेंजीन का संपूर्ण या देखते रहिए, यानी संपूर्ण जो ये हिस्सा है, संपूर्ण पार्श्व श्रृंखला, इसी को ही हम पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। पार्श्व श्रृंखला मतलब साइड चेन, ये साइड चेन है यहाँ पर, दैट इज साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला है, दिस इज कॉल्ड साइड चेन। यहीं पर ला दे रहे हैं, सही हो यार। साइड चेन है, पार्श्व श्रृंखला, संपूर्ण पार्श्व श्रृंखला, चाहे किसी भी लंबाई का क्यों न हो, किसी भी लंबाई का क्यों न हो, ये देखते रहिए, किसी भी लंबाई का क्यों न हो, किसी भी लंबाई का, 1 कार्बन 2 कार्बन 5 कार्बन जौने कार्बन का हो, मैं यहाँ लगा दिया, किसी भी लंबाई का क्यों न हो, तो भैया हम इसी का क्यों न उपयोग कर लें, हाइलाइटर का, किसी भी लंबाई का क्यों न हो, ऑक्सीकृत होकर COOH में समूह बना देता है। सब जितने कार्बन है सब ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाते। 1 डिग्री वो 2 डिग्री अल्किल समूह इसी प्रकार ऑक्सीकृत होते हैं, परंतु ये देखिए परंतु आ रहा है, परंतु 3 डिग्री, जो 3 डिग्री है टर्शियरी जिसको कह लीजिए, अल्किल समूह अप्रभावित रहती है। उपरोक्त रूप में प्रतिस्थापित अल्कीन भी इन्हीं ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है। ये टॉलुइन है, दैट इज टॉलुइन। यहाँ हम ला रहे हैं, ये हम इसको टॉलुइन कहते हैं, याद रखे रहिए, एरोमेटिक है टॉलुइन या मिथाइल बेंजीन, वो नाम नहीं है, इसका अपना स्पेशल नाम टॉलुइन है। और देखिए पोटेशियम बेंजोएट, ये जो बन गया इसका नाम हो गया पोटेशियम बेंजोएट, एस्टर बना, एक तरह से साल्ट बन गया यह बेंजोएट, OAT एस्टर में ही लगाते हैं, धातु का एस्टर बन गया है। हाइड्रोनियम आयन या जल अपघटन कराते हैं तो यही पोटेशियम रिप्लेस हो जाएगा H से, और बन क्या जाएगा हमारा यहाँ -KOH, यही बन जाता है भाई, आप समझे रखिए उसको, यही KOH -KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाहर हो जाता है। तो ये कहानी है, ये बन गई हमारा बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक एसिड हो गया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ये बना, बेंजोइक एसिड अम्ल बन गया। दूसरा देखिए, इतना बड़ा कार्बन चेन है, हम यहाँ अगर बना दें इनके द्वारा,
तो ये देखिए, इतना बड़ा कार्बन चेन ये कंप्लीट रूप से ऑक्सीकृत हो जा रहा है और किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, एक छोटा सा COOH में कन्वर्ट हो गया। ये सब के सब इसमें चले आए, इसके अंदर कन्वर्जन में आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड पोटेशियम का साल्ट बन गया पूरा। यहाँ था क्या लिखे इसको, इसको 1 प्रोपाइल बेंजीन या 1 फिनाइल प्रोपेन, नाम भी देख लीजिए, इंटरेस्टिंग नाम में आइए। 1 पे लगा होगा 1 फिनाइल, 1 पर फिनाइल ग्रुप है, 1 फिनाइल और क्या, प्रोपेन, ये नाम हुआ। और यहाँ कन्वर्ट किस में हो गया यहाँ करके, सबसे इंटरेस्टिंग फिगर्स इसमें लेके आ जाइए। कन्वर्ट हो गया ये, लाओ यार, पोटेशियम बेंजोएट, दैट इज पोटेशियम बेंजोएट, ये नाम है। जब भी आप नाम बोर्ड में लिखेंगे तो हर एक कंपाउंड का, रिएजेंट का नाम उसके नीचे होना चाहिए। और यहाँ पर जल अपघटन हुआ, पुराने वाला पहले वाला ही रिएक्शन KOH बना, और इस KOH के बाद यहाँ पर जो नाम लेकर के हम आ गए वो बना दिया। फिर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी जितने भी पार्श्व श्रृंखला वाले हैं, चाहे जितनी बड़ी पार्श्व श्रृंखला हो, टर्शियरी छोड़कर, सबका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और CO में बदल जाएगा। बाकी जो है CH2, CH3 ये भी एसिड बना देगा, एलिफेटिक एसिड बना देगा वो, नाइट्राइल और एमाइड की जल अपघटन से। नाइट्राइल उत्प्रेरक के उपस्थिति में, जब भी नाइट्रिल होगा वो उत्प्रेरक को हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि HCN में से H निकालना है। तो उत्प्रेरक के उपस्थिति में, और उत्प्रेरक क्या हो सकता है, H+ या OH- आयनों की उपस्थिति में। ये अगर हम ऐसे बात कर दें तो ये उत्प्रेरक के उपस्थिति में नाइट्राइल CN पहले एमाइड में, CONH2 में, और अंततः अम्ल में जल अपघटित हो जाता है, यानी हाइड्रोलिसिस हो जाता है। अभिक्रिया का एमाइड पद पर रोकने के लिए मृदु ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं। CN से CONH2 में जाए, इसलिए उसके पहले एक सॉफ्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करेंगे। ये देखिए यहाँ से लिखा हुआ है इथेन नाइट्रिल। जब नाइट्रिल का आप उपयोग करें तो वो कार्बन संख्या गिन लीजिए। यदि इथेन इसको नहीं उपयोग कर रहे हैं तब क्या करें, तब तो साइनाइड में आप डाल दीजिए, वैसे ही चलेगा, तब तो साइनाइड ही उपयोग कर लीजिए। नाम यहाँ से अगर हम उपयोग कर लेते, सपोज दैट कि ये नाम होता, तो नाम क्या होना चाहिए और डार्क में हो, मिथाइल साइनाइड, ये ट्रिवियल नेम है, मिथाइल साइनाइड, ये ट्रिवियल नेम में आपका आएगा ये। और लेकिन इसी का IPAC नेम, ये कार्बन संख्या गिन लिया गया और इथेन नाइट्रिल हो गया। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है इसमें, मिथाइल नाइट्राइल में। ये ध्यान में रखे रहिए, ये C है, स्मॉल c है, इसलिए मैंने यहाँ कर दिया
मिथाइल साइनाइड। जब भी साइनाइड का जल अपघटन होगा पर्याप्त मात्रा में तो एसिड बनता है। अब कैसे जल अपघटन होगा, एक बार मैं बताया था, पुनः यहाँ हम आपको बता दें। एक मैकेनिस्टिक स्टडी, मान लीजिए आपको भूल जाता है कैसे हम काम करें, तो ये सी यहीं से बना लीजिए। सी हम 3 तरह के बॉन्ड बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड ही है। और एक तो ये हम ऐसे बनाया एन करके, दूसरे वाले के ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा सा कम बेसी बना दिए, और तीसरे वाले के ये ट्रिपल बॉन्ड बना, केवल समझने के पर्पज से है। बाकी जो भी इधर चेन होगा वो जाने दीजिए। नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी रहने दीजिए। एक एक बॉन्ड को तोड़िए। अगर ये बॉन्ड हम तोड़ देते, सपोज दैट ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर अभी बना देते हैं, ये टूटेगा। यहाँ देखिए एक तरफ OH है और दूसरे तरफ H लग जाएगा। उसी तरह से इसी कार्बन को ही तीनों बॉन्ड टूटेंगे, OH इधर लगेगा, H इस साइड में हो जाएगा। और अगेन अगर हम मिडिल वाला सिग्मा बॉन्ड को तोड़ दें तो पुनः H इसी के खाते में जाएगा, नाइट्रोजन के, और OH कार्बन के अकाउंट में आएगा। और इस तरह से अगर हम बात कर दें तो ये तो पाई बॉन्ड हो गया भाई, ये भी पाई बॉन्ड हो गया, और बीच वाला जो है हमारा सिग्मा बॉन्ड है, यानी तीनों बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। और जब ये तीनों बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो एक कार्बन पर 3 OH समूह हो जाएंगे। हम यहाँ पुनः बना दे रहे हैं, एक कार्बन पर 3 OH समूह सटजैप के नियम के अनुसार अस्थायी होते हैं। 2 से ही ज्यादा अस्थायी होते हैं, जैसे 2 होगा वही अस्थायी होगा। देखिए यहाँ से OH यहाँ लग गया, OH यहाँ लग गया, OH यहाँ लग गया, और जो कुछ भी इधर होगा, अगर ये CH3 है तो CH3 कर लीजिए। यहाँ CH3 है, इसके आगे तो आप भी CH3 बना दीजिए, यहाँ पर CH3। और इसमें से एक ध्यान में रखे रहिए, एक OH हमारा H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। और वही जब बाहर निकलता है तो ये हमारे जो रिएक्शंस हैं, यही ऊपर वाला हिस्सा हमारे लिए बन जाता। अगर हम ऐसे बना देते, दैट इज दिस टाइप, तो आप समझ लीजिए ये एरो हेड हम इधर दे दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ से -H2O निकल जाता है और पुनः यही इथेनोइक अम्ल बन जाएगा। अमोनिया बन गया है, यहाँ एक गैस रिलीज होती है, अमोनिया बाहर निकल गई। यानी जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस मतलब जल के द्वारा अपघटन होगा, तो बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन के पक्ष में OH होगा, H जो है नाइट्रोजन के पक्ष में चला जाएगा। और इस तरह से अमोनिया प्रोडक्ट आप बना लीजिए। 2 OH अगर इन केस आ ही गया तो 2 OH सटजैप के नियम के अनुसार अस्थायी होते एक कार्बन पे, तुरंत एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो यही स्थिति है। यहाँ देखिए बेंजामाइड दिया हुआ है और उस बेंजामाइड का जल अपघटन कराया गया पुनः। अब पुनः जल अपघटन की बात अगर हम करें तो कैसे कर दें, यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए भी यूजफुल हो जाए। ये देखिए जल अपघटन अगर मान लीजिए करते हैं तो पुनः यही बॉन्ड टूटेगा, यही C और NH वाला बॉन्ड टूटेगा। OH इस खाते में कार्बन के आया और H इधर आ गया, देखिए पुनः अमोनिया निकल गया और बेंजोइक एसिड यहाँ बन करके तैयार हो गया आपका। बेंजोइक एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है आपके फूड जो भोज्य पदार्थ है उनको प्रिजर्वेटिव के लिए बेंजोइक एसिड, इसी का साल्ट मैं बार बार कह रहा हूँ उपयोग किए जाते हैं।
जो प्रिजर्वेटिव के रूप में, परिरक्षक के रूप में लाए जाते हैं, यही मिला दिया जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा अगर मार्केट का सामान आप खरीद के खाते हैं तो ये डिकम्पोज होगा COOH। ये तो पहला आपका पेट एसिडिक हो जाएगा, दूसरा डकार आएगा, गैस बनेगी COOH। यही COOH CO2 में कन्वर्ट हो जाता है एंजाइमेटिक रिएक्शन में, और वही गैस बनती है। और ये CO2 H2O से रिएक्ट करके ये CO2 अगर H2O पानी डाल दिया जाए तो देखिए क्या बन रहा है। आपका पेट जो है वो एसिडिटी क्रिएट हो गई, ये एसिडिक हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बोनिक अम्ल बन गया। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। इसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, याद रखे रहिए, कार्बोनिक एसिड है। और कार्बोनिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का जो बफर सॉल्यूशन है वही आपके ब्लड में पाया जाता है। ये कंपोनेंट यदि ज्यादा हो गया तो आपका ब्लड एसिडिक होगा, और एसिडिक होते ही तमाम तरह के स्किन डिजीज हो जाएंगे, चमड़े के संबंधी रोग तुरंत तैयार हो जाएंगे। जैसे एसिडिक हुआ, पीएच वैल्यू बफर कैपेसिटी क्रॉस किया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देख रहे हैं, सारे नाम वही आ रहे हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, सभी नाम वही हैं, पहले पढ़े हुए हैं, अब वही सब है आपके उपयोग में आ रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX बहुत महत्वपूर्ण। शुष्क बर्फ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? बहुत एनडीए वगैरह पूछता है। ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। ये जब जमता है CO2 तो एकदम बर्फ के ही जैसा दिखता है, इसलिए उसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का साल्ट बनता है, जिसका अम्लीय माध्यम में पुनः जल अपघटन करने पर संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। ये बहुत रिएक्शंस आपको हमने बना करके बताया है। देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपकी वैल्यू हो गई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ये GR हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा तो वो ये ध्यान में रखे रहिए, हमेशा ईथर में ही या पिरिडीन में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही काम करेगा। अगर वाटर वगैरह डाल दिया तो वो वाटर से ही रिएक्ट कर जाएगा। रिएजेंट था, रिएक्शन लिख रहे हैं हम, रिएजेंट। ये देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, और ये CO2 पर या कोई भी पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स होगा या एक्टिव हाइड्रोजन, ये दो केस पर हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्टिविटी। अगर हम बात करें, एक तो आप याद ध्यान में बनाए रखिए कि पहला है जहां पर ग्रिग्नार्ड GR काम करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो होगा पाई बॉन्ड। जहां पाई बॉन्ड हो उन्हीं के ऊपर, लेकिन वो पाई बॉन्ड किसके बीच में हो? पाई बॉन्ड बिटवीन टू डिसिमिलर, बिटवीन टू डिसिमिलर, यहाँ लिख दे रहे हैं डिसिमिलर, जो एक जैसे न हो, डिसिमिलर एटम के बीच में बना हो, एटम्स। अब ये नहीं कि C डबल बॉन्ड C पर होगा, जैसे ये C और C आप बना दिए, इस पे GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नॉट रिएक्ट, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होना है, ये ध्यान में रखे रहिए, इस पे नहीं करेगा। लेकिन यही डिसिमिलर हो जाए, CO हो जाए, पाई बॉन्ड होगा, देन GR विल रिएक्ट, तब ये रिएक्शंस अलाउ, दैट इज होगा, ये होगा। तो ये भी ध्यान में रखे रहिए कि जो पाई बॉन्ड होना चाहिए
वो डिसिमिलर एटम के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, तभी ये रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट्स बनाएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं होगा। और दूसरी जो पार्ट में हम अगर बात करें, ये भी याद रखे रहिए, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव, इनके साथ ही रिएक्शन करेगा। ये दो सेंटर आप जरूर देखिए, जब भी मालिक्यूल के साथ रिएक्शन कराना हो तो क्या वो हाइड्रोजन तो नहीं है और वो हाइड्रोजन एक्टिव तो नहीं है। एक्टिव हाइड्रोजन कौन से होंगे? सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन विच इज, यहाँ लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन अटैच्ड, हाइड्रोजन अटैच्ड इसके साथ, अटैच्ड विथ, जो हरामियों के साथ है, डायरेक्टली अटैच्ड विथ, ये भी जान लीजिए, डायरेक्टली होना चाहिए, सीधा जुड़ा वाला होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली विथ, इनके साथ, ये जो जिनके साथ होना चाहिए, या तो फ्लोरीन के साथ हो, या नाइट्रोजन के साथ हो, या ऑक्सीजन के साथ हो। क्रम गड़बड़ा दिए, पहले ऑक्सीजन आरामी पन्ना में आ रहा है तो उनको लिखिए, ऑक्सीजन के साथ हो, नाइट्रोजन के साथ हो, एंड क्लोरीन के साथ हो। इनके साथ अगर वो डायरेक्ट जुटा है तो प्लीज बी अलर्ट, और वो मीथेन गैस बना देगा, जेरे विटनाप रिएक्शंस कहलाता है। कैसे बन रहा है? अब तो क्यों डिसिमिलर लाया गया? क्योंकि पोलैरिटी चेंज होगी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात कर दें, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर ऋण होगा, कार्बन के ऊपर धन होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में आर की वैल्यू यानी कार्बन निगेटिव होता, ऐसा क्यों हो जाता? तो यहाँ पर भी अगर किसी ने कोई पूछ दे तो आप ऑलवेज कहिए कार्बन इज ग्रेटर देन मेटल मैग्नीशियम, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा होने पर वो ऋणावेशित हो जाता है और दूसरा पार्ट पॉजिटिव हो जाता है। यानी ये एक तरह से आयनिक कंपाउंड के जैसा बिहेव करने लगता है। ऑर्गेनिक वैसे कोवेलेंट रिएक्शंस देते हैं, स्लो रिएक्शंस, लेकिन जैसे आयनिक हो जाएंगे दैट विल गिव्स ये फास्ट रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस, और तुरंत देखिए यहाँ से कंपाउंड्स बनाया, एक ऑक्सीजन हमारा जैसे है वैसे पड़ा रहा, और OMgBr उस पे रिएक्ट किया और प्रोडक्ट आपके सामने बन करके आ गया पुनः। और जल अपघटन होगा तो आप समझ लीजिए CO बांड टूटेगा कि OMg बांड टूटेगा। ये तो अब आपको समझना किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और उनमें डिफरेंस कौन सा, जिसमें ज्यादा अंतर आएगा स्वाभाविक है वही बांड पहले टूटेगा। तो यहाँ भी मैग्नीशियम धातु है, धातु का विद्युत ऋणात्मकता अधातुओं से कम होती है, तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम वाला बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर वो भी अपने कंसेप्ट में बनाए रखिए। पूछ देता है CO बॉन्ड टूटेगा कि OMg बॉन्ड टूटेगा, C डबल बॉन्ड वो टूटेगा। तो C कार्बन के साथ ऑक्सीजन वाला नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम वाला टूटेगा। जल अपघटन उनका होगा, इनका जल अपघटन हो रहा है, इनका इस बॉन्ड का अपघटन हो रहा है, ये टूटने जा रहा है। और टूट करके देखिए H वाला हिस्सा इधर है और OH फिर मैग्नीशियम मेटल के साथ चला गया, और मेटल के साथ जब चला गया तो ये मैग्नीशियम MgOHBr बन गया। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन के तैयार हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, यही कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो MgOH क्या है? एक विस्कस गाढ़ा पदार्थ है, ये बन जाता है, विस्कस मटेरियल है, ध्यान में रखे रहिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड जो है एक विस्कस पदार्थ है, वो बन जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब भी होगा देखते रहें। यहाँ मैंने कहा कि ईथर होना चाहिए, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर होना चाहिए। ईथर भी अगर
ह्यूमिडिटी वाला होगा तो वो H2O से रिएक्ट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि ये देखिए आपका हरामीपना वाला शर्त मैं यहाँ दे दिया। ऐसे क्यों? क्योंकि H2O में ऑक्सीजन फिर आ जाएगा और ये कहानी फिर उलट जाएगी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्किल हैलाइड से बनाए जाते हैं, तो जान ही रहे हैं शुष्क ईथर में होगा। कैसे बनाए जाते हैं? चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ इसलिए दे दिया गया। इस विधि से अगर हम एल्किल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं तो हमें एक अधिक कार्बन परमाणु वाला अम्ल प्राप्त होता है, जिसे हम एसेंडिंग यानी स्टेप अप रिएक्शंस में प्रयोग कर सकते हैं। कार्बन संख्या जब बढ़ाना हो तो हम इस रिएक्शंस का उपयोग करेंगे। और देखिए कैसे हम कर रहे हैं। एक कार्बन परमाणु है, यहाँ पर एक कार्बन परमाणु है और ये यहाँ जब बन रहा है तो 2 कार्बन परमाणु का कंपाउंड ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब 1 से 2, ये 2 कैसे आएगा? जितना बड़ा ये यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप उपयोग करेंगे, अगर ये इथेन लगा दें मीथेन के जगह तो 2 कार्बन एक के बार बढ़ा देगा। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये कार्बन वाला है। आप इसको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा लीजिए, लेकिन जितने कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में डिफरेंसेज, विद्युत ऋणात्मकता का जितने ज्यादा अंतर आएगा वो उतने ज्यादा रिएक्टिव होगा। बड़ा चेन अगर बना देते हैं, सपोज दैट ऐसा कुछ रिएक्टिविटी आप समझ लीजिए, ये ऐसा जोड़ दिया मैं, मान लीजिए एएमजी में जैसे ऐसे जोड़ेंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन पुशिंग समझ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला ग्रुप लगा हुआ है और धक्का देना होगा। बनाओ यार, ये देखिए प्लस आई ग्रुप, यहाँ ये भी प्लस आई ग्रुप है। और प्लस आई ग्रुप जब बढ़ेगा तो रिएक्टिविटीज पे चार्ज जो होंगे डिफरेंसेज वो घट जाएंगे। जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो घट जाएगा मैग्नीशियम के ऊपर। ये देखते रहिए, प्लस होगा ये और ये माइनस, ये डिफरेंस घटेंगे, इसलिए रिएक्टिविटी घटती जाएगी। जैसे जैसे अल्किल ग्रुप आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी इसकी घटती जाएगी। ये स्थिति है, तो ये हम हटा दे रहे हैं, ये हमको जरूरत नहीं है। इस एल्किल ग्रुप के रिएक्टिविटी पर आप ध्यान दीजिए और वहां से काम करिए। चलिए, तो एक कार्बन से 2 कार्बन, स्टेप अप रिएक्शंस भी इसे कहते हैं। फिर से जान लीजिए, दिस इज कॉल्ड स्टेप अप। स्टेप अप माने ऊपर बढ़ना, सीढ़ी पे चढ़ना। स्टेप अप रिएक्शन भी कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को स्टेप अप रिएक्शंस भी कहते हैं, ये ध्यान में रखें। आगे आइए, एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड से एसिड क्लोराइड, जितने भी एसिड क्लोराइड हैं का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, जो अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित होकर संगत अम्ल देता है। ये Cl को ही मुझे हटाना है, मेरा मेन मुद्दा इन्हीं को है। ये हटेंगे किसके द्वारा? तो ये या तो इनसे बड़ा हरामी लेके आया जाए तब ये हटेगा, सब्स्टिट्यूट होगा, और उनसे बड़ा हरामी फिर ऑक्सीजन आता है, तो इसलिए OH के साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं। Cl महोदय बाहर हो गए और OH अंदर आ गया। ये तो जान ही रहे हैं, ये तो जो रिएक्शन है पुनः ECS पर आधारित है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। जो अधातुएं हैं, अधिक SRP वाले अधातुएं अपने कम SRP वाले अधातुओं को विस्थापित कर देती हैं, अर्थात जो अधातुएं ECS में नीचे हैं अपने से ऊपर वाले को हटा देती हैं विलयन में से। यही काम यहाँ हुआ है। बेसिक मीडियम में जान ही रहे, अगर एसिड है या एसिड है तो OH है, H और OH मिलकर के H2O बना देगा, और H2O बना देगा तो एसीटेट आयन बन जाएगा। तो ये एसिड क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड कहते हैं, नाम भी लिख दो।
तो ज्यादा सही है। इथेनॉइल, इथेनॉइल क्लोराइड नाम है। इथेनॉइल क्लोराइड। COCl समूह को ऑयल हैलाइड कहते हैं। अल्किल अल्केनोइल क्लोराइड की जो इसकी बात हो रही है वो हो जाएगा। फिर यहाँ अगर IPSC सिस्टम में ला रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक एसिड हुआ, ये बन गया, और क्लोराइड आयन बाहर हो गया, और ये एसीटेट आयन है भाई इथेनोइक का, ये एसीटेट आयन। फिर यहाँ वही चीजें बन गई, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। यहाँ हम लिख दें इथेनोइक एसिड, ये बन के तैयार हो गया। जल अपघटन कराया गया है। ये जल अपघटन इसलिए कराया गया, वो निगेटिव है, उसको H के साथ जोड़ने के लिए। फिर हो क्या जाएगा, अगेन माइनस OH आयन बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा, H+ जुट जाएगा। फास्टली होगा, आयनिक रिएक्शन से तेज होगा। यहाँ पर देख लीजिए स्लो रिएक्शंस हैं एंड दैट इज फास्ट रिएक्शन। मतलब बेसिक मीडियम में रिएक्शन फास्ट हो जा रहा है और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन स्लो हो रहा है। फिर यहाँ लिखते रहे हैं, ये बेसिक मीडियम है, यहाँ पर नीचे बेसिक मीडियम में कहीं अगर आ जाए स्लो एंड फास्ट वाली कहानी, आयनिक हो गया। एसिड एनहाइड्राइड का भी जल अपघटन कराने पर अम्ल बन जाता है। कोनो यहाँ से किसी भी बॉन्ड का आप जल अपघटन करा दो, ये तोड़ दो, किधर तोड़ दें, एक तरफ आप OH लगा दीजिए और दूसरे तरफ H लगाइए। किधर लगाएंगे, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होगा उधर H लगाइए, जिधर कम होगा उधर OH लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से स्थिति आपके सामने आ गई। बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड नाम है इसका, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड ये नाम हुआ। और यहाँ देखिए बेंजोइक अम्ल बना दिया, यहाँ बन गया आपका बेंजोइक एसिड। ये आपका बेंजोइक एसिड बन गया, ये एरोमेटिक सुगंधित वाला। और पुनः यहाँ इथेनोइक हो गया। जब उधर बेंजोनोइक लिख रहे हैं तो इधर इथेनोइक लिखिए, इथेनोइक एसिड दोनों हो रहा। किसी एसिड एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर एसिड बनता, क्यों? क्योंकि एसिड एनहाइड्राइड इन्हीं एसिडों के गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो एक तरह से कह लीजिए रिवर्सिबल हो जाता है। एस्टर के जल अपघटन इनका करा दीजिए। एस्टर बना किससे होगा? एस्टर जब भी बना होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है, कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस देखिएगा यहाँ पर अल्कोहल ले लिया जाए। ये हमेशा ये रिवर्सिबल बना देना तो आपको आसानी हो जाएगी हर जगह। जैसे एसिड प्लस बेस मिल करके साल्ट एंड वाटर बनाते, उसी तरह से ये दोनों मिल करके एस्टर, देखते रहिए, एस्टर बनाएंगे अब प्लस वाटर बनता है। ये जनरल रिएक्शन है और इसी का जल अपघटन करा देंगे तो वही बन जाएगा। इथिल बेंजोएट एक एस्टर है, ये एस्टर EESTER एस्टर आर गुड स्मेलिंग कंपाउंड, हायर फैटी एसिड के ये अल्कोहलिक एक तरह से कंपाउंड्स होते हैं। और देख लीजिए यहाँ से बेंजोइक एसिड तो यहाँ बन ही गया, बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर इथेनॉल आपका बन के तैयार है। दो चीजें बन गई, शराब भी बन गया, एसिड भी बन गया। और ये एथिल बेंजोएट, ये दैट इज आल्सो ए एस्टर,
ये भी एक एस्टर है। बेंथिल बेंजोएट, इनका भी जल अपघटन क्षारीय माध्यम में कराए हैं। ये सोपोनिफिकेशन कहलाता है। सोपोनिफिकेशन भी है। सोपोनिफिकेशन इसको कहते हैं। और सोडियम बेंजोएट बन गया भाई। दूसरा कलर ला दें ताकि आपको आसान रहे। ये बना आपका सोडियम बेंजोएट, साल्ट बेंजोएट, और यहाँ से पुनः इथेनॉल। ये बना। जल अपघटन कराएंगे, फिर यहाँ बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ तक हम आज छोड़ देते हैं इसको। ये बेंजोइक एसिड बनके तैयार हुआ। एरोमेटिक एसिड और एलिफेटिक एसिड आपके सामने आ गया। कल की बात होगी तो इस भौतिक गुण के साथ होगा और ये चैप्टर आपका फिर फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर कल